नासा की एक स्पेसशिप जो मून पे जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में होने वाले एक धमाके के कारण एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में जा चुकी थी। वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और ठंड के मारे खाना जम रहा था। मौत तय थी या फिर बचने का कोई रास्ता भी था। 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन लॉन्च होता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे: जिम लॉवेल, जैक स्वाइगर्ट एंड फ्रेड हेज। लेकिन एक साल भी नहीं बीता था उस दिन से जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था और उनके फेमस वर्ड्स हमको सुनने को मिले थे। It's one small step for man, one giant leap for mankind. लेकिन अपोलो 13 मिशन की घोषणा हुई तो माहौल इतना कुछ अच्छा नहीं था। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो अपोलो 13 मिशन को जानने के लिए आपको काफ़ी पन्ने पलटने पड़ते। लेकिन भले ही अमेरिका की जनता अपोलो 13 मिशन में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, अपोलो 13 मिशन इतिहास रचने वाला था। जैसे ही क्रू टेक ऑफ करने वाला था, तीनों एस्ट्रोनॉट्स के परिवार काफ़ी खुश तो थे, लेकिन डरे हुए भी थे। असल में जैक स्वाइगर्ट को केन मैटिंगली के बदले रिप्लेस किया गया था, क्योंकि उड़ान से पहले ही उनको रूबेला हो चुका था। मिशन कमांडर जिम लॉवेल को सबसे ज़्यादा खोने के लिए था। उनके टोटल 4 बच्चे थे और आने वाले कुछ दिन उनके परिवार के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होने वाले थे। अब कैनेडी स्पेस सेंटर के सैटर्न 5 रॉकेट का उड़ान का टाइम हो चुका था और टाइम था 2:13 PM और डेस्टिनेशन था मून का फ्रा मोरो क्रेटर एरिया। 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. The Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust, and it has cleared the tower. लॉन्च देखने के लिए आए हुए लोग ज़मीन को हिलते हुए महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये रॉकेट 16 करोड़ हॉर्स पावर की ताकत के साथ आसमान की ओर बढ़ रहा था। अपोलो 11 के समय के 20 लाख लोगों के कंपैरिजन में ये 2 लाख लोग कुछ भी नहीं थे। अब टीवी पर लॉन्च देख रहे लोगों को मिशन कंट्रोल की आवाज़ सुनाई देती है। मिशन कंट्रोल अपडेट देता है कि स्पेसक्राफ्ट 1.2 माइल्स की दूरी पर 1500 फीट प्रति सेकंड की झड़प से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। लॉन्च के 5.5 मिनट के बाद ही S2 स्टेज का इंजन बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बाकी के 4 स्टेज के इंजन को 34 सेकंड्स ज़्यादा चलना पड़ेगा। अगर ये सब सही तरीके से नहीं हुआ तो अपोलो 13 का ये स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाएगा। एस्ट्रोनॉट्स कैप्कॉम को लगातार अपडेट देते रहते हैं। 46 घंटे के बाद ये लोग हाइड्रोजन टैंक में आने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। तब एक कमांड मॉड्यूल में भी दिक्कत आती है, लेकिन ये दिक्कत इतनी गंभीर नहीं थी कि इसको लेकर चिंता की जा सके। ये मिशन अभी भी प्लान के अनुसार चल रहा होता है। अभी कैप्कॉम की शिफ्ट बदलती है और क्रू के साथ बातचीत करने के लिए वेंस ब्रांड आते हैं। अभी स्पेसक्राफ्ट 2323.4 माइल्स की झड़प से गति कर रहा होता है और वो पृथ्वी से लगभग 1,70,000 माइल्स की दूरी पर था। 54 घंटे बीतते हैं और हालात अभी भी कंट्रोल में होते हैं। अभी क्रू पृथ्वी के लोगों के लिए लाइव प्रसारण शुरू करते हैं। ये एक दिलचस्प घटना होनी चाहिए थी, लेकिन कोई चैनल तो इसे दिखा भी नहीं रहा था। 2 घंटे के बाद एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है और अंत में एक क्रिंकलिंग की साउंड आती है। ऐसा लग रहा होता है कि एक कैन को कोई मसल रहा है और तभी हमें स्वाइगर्ट का वो फेमस कोट सुनने को मिलता है। उन्होंने देखा कि एक ऑक्सीजन टैंक ख़त्म हो चुका था और दूसरा ऑक्सीजन टैंक ख़त्म होने की कगार पर था। तभी मिशन कंट्रोल उनको बोलता है कि रीडिंग्स शायद गलत हो सकते हैं, पर लॉयल उनको रिप्लाई देता है कि उनको यकीन है कि ये गैस लीक हैच से हो रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन टैंक 2 में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसने असल में एक बॉम्ब को जन्म दिया था। जब भी स्वाइगर्ट ने उस ऑक्सीजन टैंक 2 के अंदर के लिक्विड को हिलाया तो एक भयानक विस्फोट हुआ और जिससे सर्विस मॉड्यूल का 13 फुट लंबा पैनल उड़ जाता है।
अपोलो यान के टोटल 2 मुख्य विभाग होते हैं। कमांड मॉड्यूल, जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं और जहाँ पे क्रू रहती है और इसका आकार कोन जैसा होता है। और सर्विस मॉड्यूल में काफ़ी सारी मशीनरी स्टोर की जाती है और इसका आकार एक सिलेंडर जैसा होता है। ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े जाते हैं। फिर एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है कि डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ है। असल में ये कमांड और सर्विस मॉड्यूल दोनों को 28 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन कैनेडी स्पेस सेंटर में इसको 65 वोल्ट पर सेट किया गया था। अब असली समस्या तो ऑक्सीजन टैंक में थी, क्योंकि यह ऑक्सीजन टैंक न केवल एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने के लिए बल्कि फ्यूल सेल को एनर्जी देने का भी काम करता था। यह समस्या इतनी गंभीर नहीं होती अगर टेस्ट के दौरान किसी ने इस ऑक्सीजन टैंक को गिराया नहीं होता। हालांकि फिजिकल रूप में इसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो इसने ये टेस्ट पास कर ली थी। अब अपोलो 11 के टाइम पे रॉकेट के जिस पार्ट को आपने मून पे लैंड होते हुए देखा था, उसको LM यानी कि लूनर मॉड्यूल कहा जाता है। अब ये कमांड और सर्विस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ होता है और एस्ट्रोनॉट सोचते हैं कि लूनर मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ये था कि वो लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के ठंड के मारे जम सकते थे और ऑक्सीजन के बिना धीरे धीरे वो लोग ब्रेन डेथ की ओर बढ़ेंगे। अब मिशन अबॉर्ट कर दिया गया था और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका घर पहुंचना था। कम बिजली की वजह से उनको कमांड मॉड्यूल बंद करना पड़ा था। 58 घंटे बीत चुके होते हैं और अब वो लोग कमांड मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल की ओर बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 15 मिनट थी कमांड मॉड्यूल से बाहर निकलने की। अब लूनर मॉड्यूल को केवल 45 घंटे चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था और उनको कम से कम 90 घंटे चलाना था। अगर ऑक्सीजन टैंक की ऑक्सीजन ख़त्म हो भी जाती है तो उनके पास बैकपैक में अतिरिक्त ऑक्सीजन था जो मून पे चलने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। फूड की समस्या हो सकती थी, लेकिन पानी और टेम्परेचर की चिंता उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। 66 घंटे हो चुके थे और कंट्रोल रूम ने क्रू को जानकारी दी कि उनकी स्थिति के बारे में उनके राष्ट्रपति को सूचित कर दिया गया है। कमांड मॉड्यूल के नेविगेशन प्लेटफॉर्म को लूनर मॉड्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सौभाग्य से कमांड मॉड्यूल से निकलते निकलते लॉवेल ने सारे डेटाज कॉपी कर दिए थे। अब उनके चारों ओर घूमने के बाद उनको एक बर्न करना पड़ेगा। अगर वो ये करने में सक्षम नहीं हुए तो उनकी ट्रैजेक्टरी बदल सकती है और वो हज़ारों माइल्स दूर पृथ्वी को चूक सकते हैं। 68 आवर्स के बाद नासा ने फैसला किया कि वो 4 घंटे का बर्न करेंगे और जिससे उनकी उड़ान का 12 घंटे का टाइम कम हो जाएगा और जिसकी मदद से वो पैसिफिक ओशन में उतरने की उम्मीद कर सकते हैं। और उस टाइम पे लॉवेल के घर पे फेमस एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग भी आए थे। 80 घंटे के बाद सारे एस्ट्रोनॉट्स फिर से खाने और पीने की चिंता करते हैं। तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो डेली का सिर्फ 1/5% हिस्सा ही खाएंगे और प्रतिदिन वो लोग सिर्फ 0.2 लीटर पानी ही पी सकते थे। उन लोगों को पता था कि ऐसा करने से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो सकते थे, लेकिन उन लोगों को ये करना पड़ा। इस वजह से इस यात्रा के दौरान पूरी क्रू का वजन 14 किलो कम हो गया था। इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है और अब स्पेसक्राफ्ट का अंदर का टेम्परेचर करीब 3.3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग स्पेस सूट तो पहन सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो सकते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सिर्फ लूनर शूज़ पहनेंगे ताकि कम से कम उनके पैर तो गर्म रहे। अब लूनर मॉड्यूल सिर्फ 2 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका मतलब यह है कि अंदर के फिल्टर्स इतना CO2 नहीं सोख पाएंगे जितना 3 लोग छोड़ रहे थे। अब री एंट्री के लिए कमांड मॉड्यूल को फिर से टर्न ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि कमांड मॉड्यूल में नेविगेशन और पैराशूट जैसी सुविधाएं थी। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि ऐसी कोई प्री डिफाइंड प्रोसेस नहीं थी कमांड मॉड्यूल को टर्न ऑन करने के लिए। तो नासा के साइंटिस्ट ने रात भर जाग के सिम्युलेटर में टेस्ट रन किए ताकि री एंट्री को सुरक्षित किया जा सके। अब 137 आवर्स के बाद डैमेज कंट्रोल मॉड्यूल को रिमूव कर दिया जाता है। अभी पैराशूट खोलने का टाइम हो चुका था और पूरी दुनिया इसी घड़ी की इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अगर पैराशूट को सही टाइम पे नहीं खोला गया
तो वो गति की वजह से एक मीटियोर बन जाते और जल जाते। नीचे अमेरिका की आर्मी री एंट्री के लिए तैयार थी। अब पूरी दुनिया टीवी के सामने फिर से जुड़ गई थी। पूरी दुनिया उस वक्त ये ऐतिहासिक मूवमेंट को देख रही थी और आखिरकार इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद वो लोग सेफली लैंड करते हैं। 5 seconds late.